सुबह के 3 बजे थे। लॉसी के उस पार अंधेरा था। कुछ शैडो जिसी सोल्जर्स धीरे धीरे पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस कर रहे थे। रेडियो साइलेंस था, सांसें थमी हुई थीं। और फिर एक सिग्नल आया, गो। 30 सेकंड में 4 लॉन्च पैड्स उड़ा दिए गए, कई टेररिस्ट ढेर हुए और इंडियन कमांडोज वापस लौटे बिना एक भी कैजुअल्टी के। यही थी इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सर्जिकल स्ट्राइक और यही थे हमारे रियल हीरोज। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये सच्ची कहानियां हैं उन सोल्जर्स की जिनकी हिम्मत ने इतिहास रच दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ में, जहां हम किताबों से इंस्पिरेशन निकालते हैं और उसे आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। आज हम समरी लेकर आए हैं एक ऐसी बुक की जो सिर्फ वीरता नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया के फियरलेस फेस को दिखाती है। बुक का नाम है इंडियाज मोस्ट फियरलेस। इसमें है 14 ऐसी सच्ची कहानियां जहां डेथ सामने थी, फिर भी हमारे जवान पीछे नहीं हटे। स्पेशल फोर्सेस की अंडरग्राउंड मिशंस, सियाचिन की बर्फ में दबा जिंदा सोल्जर और कॉकपिट में जलता हुआ फाइटर जेट, ये सब सिर्फ पेजेस में नहीं, हमारी यादों में बसे हुए हैं। तो जानना चाहते हैं कि मेजर टैंगो की टीम कैसे लोसी पार करके पीओके में घुसी, कैसे लांस नायक हनुमान थप्पा 6 दिन बर्फ में दबे रहने के बाद भी जिंदा निकले, और कैसे एक मिग 29 पायलट बिना कॉकपिट कैनोपी के 1300 किलोमीटर प्रति घंटे पर प्लेन को लैंड करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज दीज स्टोरीज विल गिव यू गूज बम्प्स। चैप्टर 1, वी डोंट रियली नो फियर। द September 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स इन पीओके। 18 सितंबर 2016 सुबह का अंधेरा था। यूरी के आर्मी बेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने इंडियन सोल्जर्स को उस वक्त टारगेट किया जब वो सो रहे थे। इस ब्रूटल अटैक में 19 जवान शहीद हो गए। लेकिन उस दिन सिर्फ एक हमला नहीं हुआ था, उस दिन पूरे देश की नींद टूटी थी। पब्लिक आउटरीच, टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर फैल गई। लेकिन इस बार जवाब कुछ अलग था। दिल्ली में प्राइम मंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवल ने एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं तय हुआ कि इस बार भारत वापसी करेगा, न सिर्फ शब्दों से बल्कि एक्शन से। एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ। पब्लिक को लगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, लेकिन असल में सब कुछ प्लान हो रहा था इन कंप्लीट सीक्रेसी। यूरी सेक्टर के पास मेजर माइक टैंगो, एक एक्सपीरियंस्ड पर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, अपनी टीम के साथ सियाचेन में था। जैसे ही उसे यह न्यूज मिली, उसके अंदर एक आग जल उठी। उसे पता था कि अब एक्शन का टाइम आ गया है। मेजर टैंगो और उसकी 19 सदस्यीय टीम को गुप्त आदेश मिले। पीओके के अंदर जाकर उन आतंकवादी लॉन्च पैड्स को नष्ट करना है जहां से ये हमले की योजना बनाई जाती है। आदेश स्पष्ट थे, जाने के लिए लक्ष्यों को नष्ट करें और सुरक्षित रूप से वापस आए। 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक सारी प्लानिंग, टेरेन मैपिंग, टारगेट इंटेल और वेपन्स चेक किया गया। सैटेलाइट इमेजेस, ह्यूमन सोर्सेज और लोकल इन्फॉर्मेंट्स की मदद से हर डिटेल कलेक्ट की गई। टारगेट्स कंफर्म हुए, 4 टेरर लॉन्च पैड्स पीओके में पाकिस्तान आर्मी की प्रोटेक्शन में। 28 सितंबर की रात डार्कनेस में मेजर टैंगो की टीम एलओसी पार करके पीओके में घुसी। साइलेंस में, एब्सोल्यूट रेडियो ब्लैकआउट में वो अपने टारगेट्स के करीब पहुंचे। स्पेकुलेटिव फायरिंग शुरू हो चुकी थी। शायद पाकिस्तान आर्मी को कुछ शक हुआ था, लेकिन एसएफ कमांडो घबराते नहीं। दे अडेप्ट एंड वेट। नेक्स्ट डे तक वेट करने के बाद फाइनली अटैक का वक्त आया। 29 सितंबर की सुबह 3 बजे के आसपास मेजर टैंगो ने सिग्नल दिया, अब वक्त है जवाब देने का। कमांडो टीम्स ने लाइटनिंग फास्ट असॉल्ट किया। बुलेट्स, ग्रेनेड्स एंड क्लोज कॉम्बैट लॉन्च पैड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डजन्स ऑफ टेररिस्ट्स और हैंडलर्स मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी, इंडियन सोल्जर्स सेफ लौटे। इस मिशन ने न सिर्फ पाकिस्तान को सरप्राइज किया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया, इंडिया इज नॉट अफ्रेड टू क्रॉस द लाइन। ये पहली बार था जब इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। और ये काम किया था मेजर टैंगो जैसे सोल्जर्स ने, जिनके लिए डर कोई मीनिंग नहीं रखता। वी डोंट रियली नो फियर, ये लाइन अब सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक सिंबल बन चुकी थी।
of bravery, of strategy, and of a new India. Chapter 2. They didn't know we were there. The June 2015 surgical strikes in Myanmar. 4 जून 2015 को मणिपुर में इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर एक भयानक एम्बुश हुआ। 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों पर हुए इस हमले में 18 जवान शहीद हो गए। बॉडीज जली हुई थीं और हमला इतना सडन और ब्रूटल था कि पूरा देश शॉक में आ गया। लेकिन आर्मी के लिए यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी। अब वक्त था जवाब देने का, और वो भी ऐसे कि दुश्मन को पता भी ना चले। गवर्नमेंट ने इस बार मिलिट्री को पूरा फ्रीडम दिया, फुल पॉलिटिकल क्लियरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। टारगेट था उन इंसर्जेंट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना जो म्यांमार बॉर्डर के अंदर थे, जहां से ये उग्रवादी इंडिया में आकर अटैक्स कर रहे थे। ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई 21 पारा स्पेशल फोर्सेस को। ये एक ऐसा यूनिट था जो शेडो की तरह चलता है, दिखे बिना, मारे बिना रुके। मिशन था क्लियर: इन्फिल्ट्रेट म्यांमार, एलिमिनेट इंसर्जेंट कैंप्स और वापसी बिना किसी नुकसान के। मेजर आर से लेकर कैप्टन टी जैसे ऑफिसर्स ने अपनी टीम तैयार की। हेलीकॉप्टर से एरियल ड्रॉप, डेंस जंगल्स में साइलेंट मूव और कंप्लीट सरप्राइज का यूज करना था। इंटेलिजेंस की मदद से कैंप्स की एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स हुई। प्रेपरेशन में हर डिटेल का ध्यान रखा गया, ट्रेन, द वेपन्स, द वेदर और द एस्केप रूट तक। नाइट विजन गॉगल्स, M4 कार्बाइन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स से लैस SF कमांडोज ने 9 जून की सुबह बॉर्डर साइलेंटली क्रॉस किया। ये कोई डिक्लेयर्ड वॉर नहीं था, ये था एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक, और मिशन था मेक दम पे। जंगल में 2 कैंप्स टारगेट थे, एक पोनियो, दूसरा थनान। करीब 40 मिनट में 38 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। SF सोल्जर्स इतनी स्पीड और प्रिसीजन से आगे बढ़े कि टेररिस्ट्स को समझने तक का मौका नहीं मिला। अटैक खत्म होने के बाद पूरी टीम बिना किसी कैजुअल्टी के वापस इंडियन टेरिटरी में लौट आई। जब तक वर्ल्ड को पता चला कि स्ट्राइक हुई है, सोल्जर्स सेफ हाउस में बैठकर रेस्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ने तुरंत अनाउंस किया, इंडिया हैज कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन टेरर कैंप्स इनसाइड म्यांमार। ये मैसेज लाउड एंड क्लियर था, इंडिया विल नॉट टॉलरेट ब्लडशेड एनीमोर। म्यांमार सरकार को भी पहले से इन्फॉर्म्ड किया गया था और उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि टारगेट थे कॉमन एनिमीज, NSCN के और अन्य इंसर्जेंट ग्रुप्स। ये पहली बार था जब इंडिया ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि हमने बॉर्डर क्रॉस करके एक्शन लिया है। और ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था शिफ्ट इन इंडियाज मिलिट्री डॉक्ट्रिन। दे डिडंट नो वी वर देयर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये इंडियन स्पेशल फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत का सिंबल था: स्टेल्थ, प्रेसिजन और अनमैच्ड ब्रेवरी। चैप्टर 3. When he awoke, death smiled. लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी। कश्मीर की घाटी में जब दुश्मन छुपा होता है, तब हर ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई होती है। ऐसी ही लड़ाई में बार बार जीतने वाला एक नाम था लांस नायक मोहन नथ गोस्वामी। गोस्वामी ओरिजिनली उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आते थे। एक सिंपल फैमिली से होने के बावजूद उनके अंदर एक अनमैच्ड जुनून था: सर्व द नेशन एज अ वॉरियर। वो 9 परा SF का हिस्सा बने, सबसे एलीट और डेंजरस यूनिट। लेकिन मोहन सिर्फ एक सोल्जर नहीं थे, वो एक ऐसे कमांडो थे जो हर ऑपरेशन में सबसे आगे होते थे। उनकी रेपुटेशन थी, इफ ही इज देयर, मिशन विल सक्सीड। अगस्त 2015 में हैंडवरा में एक इंटेलिजेंस मिली कि डेंस फॉरेस्ट में कुछ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स छुपे हैं। मेजर डी और मोहन की टीम को अलर्ट किया गया। विदाउट डिले वो जंगल में उतर गए। अंधेरा, बारिश और दुश्मन, सब कुछ अगेंस्ट था, लेकिन मोहन ने हेजिटेट नहीं किया। कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ, टेररिस्ट्स ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन मोहन ने एनिमी पोजीशन को फ्लैंक करते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ना शुरू किया। He killed 2 terrorists at close range, risking his own life. लेकिन मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद कुपवारा में फिर से ऑपरेशन हुआ और मोहन फिर से वॉलंटियर्ड। इस बार और भी ज्यादा खतरा था। डेंस जंगल, मल्टीपल एनिमी फायरिंग पोजीशंस और लो विजिबिलिटी, लेकिन मोहन ने बिना सोचे आगे बढ़ने का फैसला लिया। फायरिंग शुरू हुई। एक टेररिस्ट ने बर्स्ट फायर में मोहन को टारगेट किया।
वो जमीन पर गिर गए, खून से लथपथ, लेकिन उन्होंने ग्राउंड से ही एक टेररिस्ट को शूट कर दिया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। फिर उठकर दूसरे दुश्मन की ओर बढ़े एंड टुक हिम डाउन टू। लेकिन ये चोटें फेटल थीं। मोहन को बेस लाया गया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। हिस्सियों ने बाद में कहा, ही फॉट लाइक अ लायन, इवन व्हेन ही वाज ब्लीडिंग, ही डिडंट स्टॉप। उनके यूनिट में उन्हें लेजेंड की तरह याद किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र पोस्टुमस से सम्मानित किया, द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। लेकिन उनके ब्रदर्स इन आर्म्स कहते हैं, अवार्ड से ज्यादा वो हमारे दिलों में अमर हैं। When he awoke, डेथ स्माइल्ड, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि सामने जो खड़ा है वो एक ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं, इंडियाज मोस्ट फियरलेस वॉरियर है। चैप्टर 4, इवन द टफेस्ट टेक कवर, बट नॉट हे हवालदार हंगपान दादा। में 2016 कुपवारा का एक ठंडा सुनसान इलाका, जहां हवा भी खामोश थी। लेकिन इस सन्नाटे के बीच इंडियन आर्मी को इंटेल मिला, 4 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स एलओसी क्रॉस करके अंदर घुस आए हैं और उन्हें रोकने के लिए भेजे गए एक नाम हावलदार हंगपान दादा। हंगपान दादा अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ हिल गांव से थे। शांत स्वभाव, लेकिन अंदर से फायर जैसे 35 आरआर यूनिट में थे और मल्टीपल एनकाउंटर्स कर चुके थे। उनके साथियों के लिए वो एक सिंबल थे, करेज, क्लैरिटी और कंप्लीट कंट्रोल। मिशन सिंपल था, घुसपैठियों को लोकेट करना, एंगेज करना और एलिमिनेट करना। लेकिन टेरेन आसान नहीं था, स्लिपरी स्लोप्स, डेंस फॉरेस्ट और हर कदम पर डेथ का खतरा। हैंगबान ने अपनी छोटी सी टीम को लीड करते हुए टेररिस्ट्स के ट्रेल को फॉलो किया। बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी लो थी, लेकिन वो रुके नहीं। ही न्यू डिले कुड मीन डेथ फॉर समवन एल्स। फाइनली कॉन्टैक्ट हुआ, फायरिंग शुरू हुई। टेररिस्ट्स छुपने लगे रॉक्स और ट्रीज के पीछे। मोस्ट सोल्जर्स टेक कवर, लेकिन हैंगबान ने डायरेक्ट अप्रोच लिया। ही रैन टुवर्ड्स द एनिमी अकेले। उनके साथी चीख कर बोले, सर वेट, लेकिन वो रुके नहीं। एक टेररिस्ट को उन्होंने ट्री के पीछे से ढूंढकर गोली मारी, क्लोज रेंज पर। दूसरा टेररिस्ट भागा, हैंगबान पीछे भागे और उसे भी नीचे गिरा दिया। अब बचे थे 2 और। एक ने स्नाइपर शॉट मारा जो सीधा हैंगपैन के रिब्स को चीरता हुआ गया। वो गिरे लेकिन उठे, ब्लड से लथपथ। फिर भी उन्होंने अपनी इनसास उठाई और तीसरे टेररिस्ट को भी मार गिराया। लेकिन चौथे को मारने से पहले उनकी बॉडी ने जवाब दे दिया। वो गिर पड़े, ब्रीदिंग हैवी, ब्लीडिंग अनस्टॉपेबल। उनके साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो शहीद हो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनका बॉडी वापस लाया गया, पूरी यूनिट ने सल्यूट किया, नॉट जस्ट टू अ सोल्जर बट टू अ लेजेंड। गवर्नमेंट ने उन्हें अशोका चक्र पोस्टमस से सम्मानित किया, लेकिन उनके सीईओ का एक लाइन सब कुछ कह गया, इवन द टफेस्ट टेक कवर बट नॉट ही। क्योंकि हांगपान दादा जैसे लोग फील्ड में लड़ते नहीं, वो इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 5, 2 बुलेट्स कांट किल अ कमांडो, कैप्टन जयदेव दंगी। जम्मू एंड कश्मीर के राजौर फॉरेस्ट में जब इंटेल मिला कि 5 हार्डकोर टेररिस्ट्स छुपे हुए हैं, तब उस मिशन के लिए चुना गया कैप्टन जयदेव दंगी को। यंग, शार्प और एक्सट्रीमली फिट ऑफिसर, पारा स्पेशल फोर्सेस का राइजिंग स्टार। हिज एटीट्यूड वाज सिंपल, आई वाज बोर्न टू फाइट। ऑपरेशन शुरू हुआ सुबह की सुबह। डेंस फॉरेस्ट, अनप्रिडिक्टेबल टेरेन और हर तरफ खामोशी, लेकिन हर पत्ते के पीछे एक खतरे का एहसास था। कैप्टन डैंगी ने अपनी 9 सदस्यीय टीम को शांति से स्थिति दी, हर दिशा से ढक लेते हुए आतंकवादियों को कोनर करने का प्लान बनाया। अचानक फायरिंग शुरू हो गई, और इतना इंटेंस कि ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा था। सामने से 3 टेररिस्ट्स ऑटोमेटिक वेपन से कंटिन्यूअस फायर कर रहे थे, लेकिन कैप्टन डांगी ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। ही मूव्ड फास्ट, फ्लैंक फ्रॉम द साइड, और पहले टेररिस्ट को स्पॉट करके हेडशॉट मारा। लेकिन तभी 2 बुलेट्स सीधे उनकी बॉडी आर्मर को चीरते हुए चेस्ट और स्टमक में लगी। ग्राउंड पर गिरते ही हर कोई समझ गया कि वो शायद बच नहीं पाएंगे, लेकिन कैप्टन डैंगी ने वीक आवाज में कहा, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग। उनकी टीम ने बाकी 2 टेररिस्ट्स को एंगेज किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोमेंट तब आया जब कुछ ही मिनटों में
कैप्टन डांजी इंजर्ड होने के बावजूद उठे और वापस कवर लिया। उनके हाथ में फिर से राइफल थी और उन्होंने एक और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। इवैक्यूएशन के दौरान उनके वुंड्स क्रिटिकल थे, लेकिन उनका वॉइस काम था। टेल माई मदर आई एम फाइन, उन्होंने कहा। डॉक्टर्स शॉक्ड थे। वो सर्वाइव कर रहे थे इवन आफ्टर लूजिंग हेवी ब्लड। मंथ्स की रिकवरी के बाद जब वो वापस यूनिट में लौटे, उनके टीममेट्स ने सल्यूट किया, नॉट टू अ मैन बट टू अ कमांडो हु रिफ्यूज्ड टू गो डाउन। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, टू बुलेट्स कांट किल अ कमांडो। और ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, ये प्रूफ था कि कैप्टन डैनगी जैसे वॉरियर्स स्टील से बने होते हैं। चैप्टर 6, जस्ट टेल मी, विल ही लिव और डाई? कर्नल संतोष यशवंत महादिक। कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही खतरनाक भी। 2015 की सर्दियों में कुपवारा के डेंस फॉरेस्ट्स में शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसमें शामिल थे कर्नल संतोष यशवंत महादिक, एक डेकोरेटेड ऑफिसर, शौर्य चक्र अवॉर्डी और 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर। कर्नल महादिक का पास्ट भी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं था। वो एयरफोर्स में गोलकीपर थे, फिर आर्मी में गए और फिर बने स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। उनका जज्बा सिंपल था, लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज। नवंबर 2015 में इंटेल मिला कि कुछ हेविली आर्म्ड टेररिस्ट्स फॉरेस्ट में छुपे हुए हैं, और जैसे ही ये अलर्ट आया, कर्नल महादिक खुद ग्राउंड पर निकल पड़े, बिना हेजिटेशन, बिना ईगो कि वो सीईओ हैं। उनके लिए लीड करना मतलब था बी फर्स्ट इन द लाइन ऑफ फायर। डेंस फोलिएज, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और एनिमी फायर, सब कुछ अगेंस्ट था। लेकिन कर्नल महादिक अपनी यूनिट को गाइड कर रहे थे, एक एक हिल पैच क्लियर करवाते हुए। तभी एक सडन बर्स्ट ऑफ गन फायर, एक गोली सीधा उनके चेस्ट को चीरती हुई निकल गई। उनकी टीम स्टन्ड थी, सर गिर गए, लेकिन इवन वाइल ब्लीडिंग उन्होंने कहा, फायर करो, पीछे मत हटो, डोंट स्टॉप फायरिंग। उनके इवैक्यूएशन की कोशिश शुरू हुई, लेकिन टेरेन इतना रफ था कि टाइम लग रहा था। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब एक जूनियर ऑफिसर ने डॉक्टर से सिर्फ एक लाइन में पूछा, जस्ट टेल मी, विल ही लिव और डाई? लेकिन आंसर पेनफुल था। कर्नल महादिक ने दम तोड़ दिया। उनकी वाइफ ये स्वाति जब उनके फ्यूनरल में पहुंची, तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, प्राइड। और बाद में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन गया। उन्होंने खुद आर्मी में जाने का डिसीजन लिया और ऑफिसर बनकर नेशन को सर्व करने का सपना पूरा किया। कर्नल महादिक का नाम अब सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं, हर सोल्जर के दिल में जिंदा है। जस्ट टेल मी, विल ही लिव और डाई? ये सवाल अब हर बार गूंजता है जब एक ऑफिसर अपने जवानों के लिए जान देता है। चैप्टर 7, आई गॉट हिट, आई कांट बिलीव इट, मेजर मुकुंद वरदाराजन। अप्रैल 2014, साउथ कश्मीर के शोपियन इलाके में एक ऑपरेशन शुरू होता है। एक ऑपरेशन जो रूटीन लगता है, लेकिन बदल जाता है एक अल्टीमेट टेस्ट ऑफ करेज में। इस मिशन को लीड कर रहे थे मेजर मुकुंद वरदराजन, 40 राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर। यंग, शार्प और टैक्टिकल माइंड वाला ऑफिसर। मेजर मुकुंद का ड्रीम था हमेशा से आर्मी ज्वाइन करना। वो आईटी सेक्टर छोड़कर आर्मी में आए थे, नॉट फॉर जॉब बट फॉर ड्यूटी। ऑपरेशन की शुरुआत होती है एक रिलायबल इंटेल से। एक सेफ हाउस में 3 हार्डकोर हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट्स छुपे हैं। मेजर मुकुंद अपनी टीम के साथ बिना वक्त गंवाए मूव करते हैं उस विलेज की नैरो लेन्स में जहां हर मोड़ मौत हो सकती है। हाउस को कॉर्डन किया गया और जैसे ही डोर ब्रीच किया तो फायरिंग शुरू हो गई। हेवी फायर, कन्फाइंड स्पेस और क्लोज कॉम्बैट, सब कुछ इंटेंस था। मेजर मुकुंद ने एक टेररिस्ट को खुद ट्रैक करके शूट किया, लेकिन उसी वक्त एक गोली उनके नेक और शोल्डर के बीच लगी। वो लड़खड़ाए नहीं, उन्होंने अपने बडी से कहा, आई गॉट हिट, आई कांट बिलीव इट। फिर भी उन्होंने दूसरा ग्रेनेड थ्रो किया और सेकंड टेररिस्ट को भी खत्म किया। ही वॉज ब्लीडिंग हेविली, ब्लड सोक्ड यूनिफॉर्म, विजन ब्लर हो रहा था, लेकिन उनकी आवाज में सिर्फ काल्मनेस थी। उन्होंने काल्मली कम्युनिकेट किया, टारगेट डाउन, एरिया सिक्योर। इवैक्यूएशन के दौरान उन्होंने खुद रेडियो पर स्थिति रिपोर्ट दी, जब तक उनकी आवाज बंद नहीं हुई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने अपनी बेस्ट कोशिश की, लेकिन वुंड्स फेटल थे और कुछ घंटों बाद मेजर मुकुंद शहीद हो गए।
उनकी वाइफ इंदु और 3 साल की बेटी अश्रुपूरित आंखों से उनका यूनिफॉर्म देखती रही, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ गर्व था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें मरणोपरांत अशोका चक्रा से सम्मानित किया। मेजर मुकुंद का नाम अब हर सोल्जर के लिए एक रिमाइंडर है। ब्रेवरी इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। और वो लाइन, मैं मारा गया, आई कांट बिलीव इट, आज भी उनके भाई और फेलो सोल्जर्स की आवाज में गूंजती है। चैप्टर 8, मेडिकल साइंस कैनॉट एक्सप्लेन दिस। लांस नायक हनामंतप्पा कोप्पड़। 2016 की सर्दियों में सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चुप्पी अचानक टूट गई जब एक भयानक हिमस्खलन ने 10 जवानों को अपनी चपेट में ले लिया। यह जगह इतनी ऊंचाई पर थी जहां हवा भी बर्फ जैसी ठंडी और पतली होती है। 19,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित सोनम पोस्ट पर तैनात लांस नायक हनामंथप्पा कोप्पद और उनके साथी इस प्राकृतिक कहर के नीचे दब गए। राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू हुआ, लेकिन मौसम और इलाका दोनों ही सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुके थे। अगले 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जवानों ने उम्मीद लगभग खो दी थी। 47 डिग्री के तापमान में बिना किसी शेल्टर के किसी के जिंदा बचने की संभावना लगभग जीरो मानी जा रही थी। लेकिन जब रेस्क्यू टीम को बर्फ के अंदर लाइफ डिटेक्शन इक्विपमेंट से कुछ सिग्नल्स मिले तो सबकी धड़कनें तेज हो गईं। और जब हनामंथपा को जिंदा बाहर निकाला गया, वो एक चमत्कार जैसा था। मेडिकल साइंस के सारे तर्क उस वक्त फेल हो गए। हनामंथपा को एयरलिफ्ट करके तुरंत दिल्ली लाया गया, जहां आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि उनके मल्टीपल ऑन ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी थी, किडनी लगभग फेल हो चुकी थीं, लंग्स फ्लूइड से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे संभव है। पूरे देश की नजरें अब हनामंथप्पा पर थीं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक अस्पताल पहुंचकर उनका हाल चाल लेने आए। पूरे देश को एक ही उम्मीद थी, क्या ये सोल्जर जिसने मौत को छू कर देखा है अब जिंदा रहेगा? लेकिन 11 फरवरी 2016 को उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। हनुमंतप्पा की मौत ने पूरे देश को गमगीन कर दिया, लेकिन उनके जिंदा निकाले जाने की कहानी एक ऐसे सोल्जर की मिसाल बन गई जो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उनकी यूनिट 19 मद्रास रेजिमेंट और उनके कमांडिंग ऑफिसर्स ने बताया कि हनुमंथप्पा एक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड, साइलेंट और डेडिकेटेड सोल्जर थे। साउथ इंडिया से आने के बावजूद उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में सर्विस को कभी अवॉइड नहीं किया। उनका सिलेक्शन सियाचिन जैसे टफेस्ट पोस्ट पर उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन का प्रमाण था। उनके साथ ही बताते हैं कि वो हमेशा काम रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन हर मिशन को पूरी सीरियसनेस के साथ लेते थे। हाना मंतप्पा की कहानी सिर्फ एक जांबाज सोल्जर की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पिरिट की है जिसे मौत भी नहीं झुका सकी। वो रिमाइंडर है उस सोल्जर स्पिरिट का जो हर परिस्थिति में ड्यूटी फर्स्ट रखती है। शायद इसी वजह से उनके लिए कहा गया, मेडिकल साइंस कैनॉट एक्सप्लेन दिस। चैप्टर 9, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट अस, एवरीथिंग। लेफ्टिनेंट कमांडर नितिन आनंदराव यादव। 26 नवंबर के सिर्फ 6 महीने बाद, जब पूरा देश अब भी उस दर्दनाक हमले के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, इंडियन नेवी ने अपनी सर्वेलेंस और रेडीनेस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। 22 मई 2009 को गोवा के दपोलिम नेवल एयरबेस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिकनेसेंस मिशन के लिए उड़ान भरी गई। एयरक्राफ्ट नंबर IN 305, जिसमें थे लेफ्टिनेंट कमांडर नितिन यादव और उनकी 7 लोगों की क्रू। उनका टास्क था अरेबियन सी में 2 पाकिस्तानी वॉरशिप्स की गतिविधियों पर नजर रखना। IN 305 एक सोवियत एरा इल्यूशन IL-38 एयरक्राफ्ट था जो समुद्र पर लंबी सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था। लेकिन जब यह एयरक्राफ्ट हवा में था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एयरक्राफ्ट के सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेल हो गए, कम्युनिकेशन बंद, नेविगेशन डेड और कॉकपिट के सारे इंडिकेटर्स गायब। एक मैसिव टेक्निकल फेलियर की वजह से IN 305 एक फ्लाइंग बम बन चुका था, 26 टन फ्यूल के साथ। लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने काम रहते हुए इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। मैनुअल कंट्रोल से एयरक्राफ्ट को संभालने की कोशिश शुरू की गई।
एक छोटी सी कंपास और एनालॉग आर्टिफिशियल होराइजन के सहारे उन्होंने वेस्ट कोस्ट की डायरेक्शन पकड़ ली। रेडार डेड था, इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था और हर सिग्नल मैन्युअली प्रोसेस करना पड़ रहा था। एयरक्राफ्ट इतनी हाइट पर था कि सी में इमरजेंसी लैंडिंग भी कोई ऑप्शन नहीं था। जब एयरक्राफ्ट करवार के पास पहुंचा तो एक क्रू मेंबर को मिरेकल जैसा सिग्नल मिला, मोबाइल नेटवर्क। लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने तुरंत फोन से दबोलिम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया, सिचुएशन एक्सप्लेन की और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन ली। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एयरक्राफ्ट न सिर्फ ओवरलोड था, बल्कि रनवे भी बारिश से गीला था और सबसे बड़ी बात, फ्लैप्स, ब्रेक्स और हाइड्रोलिक्स सब डेड थे। इस हालत में एयरक्राफ्ट को लैंड करना मतलब एक बड़ा खतरा था। लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने एक पुराने इमरजेंसी टेक्निक का सहारा लिया, इंजन फेथरिंग, जिससे प्रोपेलर्स को बंद किया जा सकता है। इस रिस्की मैनूवर को बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर एग्जीक्यूट किया गया। रनवे पर टचडाउन के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 9,000 फीट तक फिसला, लेकिन आखिरकार सुरक्षित रुक गया। मेडिकल टीम्स एयरक्राफ्ट तक पहुंची और पूरी क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी ट्रेजेडी से बचे हैं। जब लेफ्टिनेंट कमांडर यादव घर लौटे, उन्होंने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब बाकी ऑफिसर वाइव्स ने उनकी वाइफ को पूछा, तब उन्हें इस घटना का पता चला। इस इंसिडेंट के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर नितिन यादव को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। रूसी इल्यूशन डिजाइन ब्यूरो ने भी इस फ्लाइट को हिस्टोरिक माना। IN-305 ग्राउंडेड हो गया, लेकिन 4 दिन बाद ही लेफ्टिनेंट कमांडर यादव एक नए मिशन पर फिर उड़ान भर चुके थे। यही होती है असली मिलिट्री स्पिरिट, जो ड्यूटी को सबसे ऊपर रखती है। चैप्टर 10, वी फॉलो दैट मैन, ही हैज सीन डेथ, कैप्टन वरुण सिंह। 2 मई 2000 पुत्तुसाही, जम्मू और कश्मीर में मार्कोस ऑफिसर कप्तान वरुण सिंह एक खतरनाक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में बुरी तरह घायल हो गए। एनकाउंटर के दौरान एक ग्रेनेड के टुकड़े उनकी चेस्ट में घुस गए, रिब्स टूट गईं, लंग पंक्चर हुआ और एक स्प्लिंटर ने हार्ट तक को डैमेज कर दिया। उनका दायां हाथ सिर्फ स्किन के सहारे लटक रहा था। हालत इतनी गंभीर थी कि इनिशियल कोडेड मैसेज में उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जब कॉम्बैट मेडिक उनकी ओपन चेस्ट को बैंडेज कर रहा था, तभी उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए खुलीं। उन्हें हेलीकॉप्टर से तुरंत इवैक्यूएशन के लिए ले जाया गया। श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने शुरुआत में उन्हें बचाने की कोशिश छोड़ दी, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने लेफ्टिनेंट कर्नल रवि केल को रुकने और सर्जरी शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 मई की रात से लेकर 4 मई की शाम तक मल्टीपल सर्जरीज के बाद वरुण सिंह ने होश में आकर मेडिकल साइंस को चौंका दिया। उनके चेस्ट में ग्रेनेड के लगभग हर स्प्लिंटर मौजूद थे। एक पूरा लंग निकालना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने सांस लेना नहीं छोड़ा। उनकी रिकवरी धीमी लेकिन जबरदस्त थी। वेंटिलेटर हटाया गया और कुछ दिन बाद उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी छोटी बेटी शिवानी ने हॉस्पिटल में जाकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सुनकर उन्होंने पहली बार रोने दिया खुद को। वरुण सिंह की रिकवरी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, मेंटल और इमोशनल भी थी। उन्होंने अपने राइट आर्म की डिसेबिलिटी के बावजूद खुद को ट्रेन किया स्क्वॉश खेलने और वेपन चलाने के लिए, और बाद में मार्कोस में एक ट्रेनिंग विंग एस्टैब्लिश करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2002 में मुंबई में वो विंग शुरू हुआ। उन्हें INS करना का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया, इंडिया का पहला डेडिकेटेड MIRCOS यूनिट। ये मोमेंट उनके लिए सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये एक मिरेकल था। 16 साल बाद भी जब वो सल्यूट करते हैं, वो सल्यूट उनके सर्वाइवल की कहानी कहता है। उनके जूनियर्स कहते हैं, वी फॉलो दैट मैन, ही हैज सीन डेथ। यही ट्रस्ट और रिस्पेक्ट एक ट्रू मिलिट्री लीडर की पहचान होती है। चैप्टर 11, दिस इज इंडियाज ऑनर, वी कैनॉट फेल, कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी। मार्च 2015 में गुल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी मिशन पर निकली INS सुमित्रा को अचानक एक नया आदेश मिला, यमन के पोर्ट ऑफ एडन में फंसे इंडियन सिटीजन को रेस्क्यू करना है। येमेन उस समय एक सिविल वॉर की चपेट में था, जहां एयर स्ट्राइक्स, बम्बिंग्स और हिंसक टकराव रोजमर्रा की बात थी। कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी को अपनी वॉरशिप को युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना था, वो भी बिना चार्ट्स और मैप्स के।
29 मार्च की रात को आईएनएस सुमित्रा जिबूती से यमन की ओर बढ़ी। अगले 36 घंटों में क्रू ने एक कॉम्बैट रेडी वॉरशिप को ह्यूमैनिटेरियन वेसल में बदला। जब शिप एडन पहुंचा तो केओस की स्थिति थी। पोर्ट पर भारी भीड़ थी। हर कोई डर और घबराहट में था। हाउथी रेबल्स ने आदेश दिया, 4 घंटे में भारतीय नागरिकों को ऑन बोर्ड करो और निकल जाओ। ऐसे हालात में स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तेजी से मैनेज करना एक असंभव मिशन जैसा लग रहा था। कमांडर मोकाशी के काम लीडरशिप ने शिप को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाए रखा। बोर्डिंग शुरू हुई और उस रात 203 इंडियंस इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और एक इन्फेंट को सेफली निकाल लिया गया। जैसे ही लास्ट बोट ऑन बोर्ड हुई, आईएनएस सुमित्रा फुल स्पीड से जिबूती की ओर रवाना हुई, बिना किसी नेचुरल लाइट के, ब्लाइंड नेविगेशन में। 7 अप्रैल तक ऑपरेशन इतना स्मूथ चल रहा था कि इंडियन नेवी ने 2 और वॉरशिप्स, इंस टार्कश और इंस मुंबई को शामिल किया। लेकिन सबसे क्रिटिकल इवैक्यूएशन आया अल हुदैदा से, जहां एक इंडियन वुमन अपने 7 बच्चों के साथ पहुंची, लेकिन उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं था। कमांडर मोकाशी ने नियमों के विपरीत जाकर इंसानियत को चुना। वो महिला और उसके बच्चों को ऑन बोर्ड लिया। ऑपरेशन राहत के नाम से इतिहास में दर्ज इस मिशन में आईएनएस सुमित्रा ने अकेले 5 इवैक्यूएशंस में हिस्सा लिया और टोटल 1621 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिनमें 26 देशों के 600 फॉरेनर्स भी शामिल थे। कमांडर मोकाशी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने सलाम किया। 2015 के इंडिपेंडेंस डे पर उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने ये सम्मान अकेले का नहीं माना। ये उनकी पूरी टीम की विक्ट्री थी। आईएनएस सुमित्रा को प्रेसिडेंशियल यॉट बनाया गया और उसे 2016 में यूनिट साइटेशन मिला। कमांडर मोकाशी की लीडरशिप और उनकी काल्म करेज ये साबित करती है कि युद्ध केवल बंदूक से नहीं, सही निर्णयों और मानवीयता से भी लड़ा जाता है। और जब स्टेक्स हाईएस्ट थे, उन्होंने वही किया जो एक सच्चा भारतीय अफसर करता है। दिस इज इंडियाज ऑनर, वी कैनॉट फेल। चैप्टर 12, यू थिंक इट विल नेवर हैपन टू यू, स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा। 1 जून 2016 की सुबह जमनागर एयरफोर्स बेस पर स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा अपनी डेली रूटीन के लिए तैयार हो रहे थे। यह दिन बिल्कुल आम था, कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, सिर्फ एक स्टैंडर्ड मिग 29 सॉर्टी। लेकिन उसी दिन उनका सामना उस खतरे से हुआ जिसकी ट्रेनिंग वो सालों से लेते आ रहे थे, एक फेटल मिड एयर इमरजेंसी। शर्मा उस सुबह माईजी 29 की एयर फ्रेम और इंजन टेस्टिंग सॉर्टी पर निकले थे। जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को पार कर चुका था और रूटीन चेक्स चल रहे थे, तभी कॉकपिट से एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई। जैसे ही उन्होंने वाइजर हटाकर ऊपर देखा, कॉकपिट कैनोपी पूरी तरह से फट चुकी थी और उसका एक हिस्सा उड़ गया था। उसी के साथ कुछ फ्रैगमेंट्स उनकी राइट शोल्डर पर आ गिरे, जिससे उन्हें तेज चोट लगी। कैनोपी के उड़ते ही कॉकपिट में तेज हवा घुस आई। 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पायलट पूरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका था। उनकी राइट आर्म बिल्कुल नम हो चुकी थी, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पा रहे थे। कम्युनिकेशन सिस्टम की हालत भी खराब थी। इतनी तेज हवा में ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट करना मुश्किल था। उन्होंने पूरी हिम्मत से थ्रॉटल रिड्यूस किया, एल्टीट्यूड कम किया और एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। शार्मा के पास इजेक्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट को बचाने का फैसला किया। बिना कनॉपी, सब जीरो टेम्परेचर और इंटेंस पेन के बीच उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, एयरक्राफ्ट को लैंड करना है। कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो चुके थे, विजिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की। जमनगर बेस पर एयरक्राफ्ट ने सेफली टचडाउन किया। लैंडिंग के बाद क्रैश टीम ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले जाया गया। शोल्डर की इंटरनल इंजरी थी, लेकिन कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं था। कुछ दिनों में ही वो रिकवर हो गए और एक हफ्ते बाद फिर कॉकपिट में वापस लौट आए। उनकी वाइफ दीपिका को इस घटना की खबर तब लगी जब उन्होंने खुद फोन किया। उनके काल्म और कंपोज्ड वर्ड्स ने फैमिली को भी स्ट्रेंथ दी। उनके पिता विंग कमांडर संदीप शर्मा और मां नीता दोनों शॉक्ड थे, लेकिन प्राउड भी कि उनका बेटा इतना साहसी है। शर्मा ने बाद में कहा, फाइटर फ्लाइंग एक शानदार प्रोफेशन है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। ये उन परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग लेता है जो कभी भी सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा,
इवन व्हेन आई एम बोर्न अगेन आई वुड लाइक टू बी ए फाइटर पायलट। उनकी साहसिकता और काल्म माइंडसेट के लिए उन्हें रिपब्लिक डे पर वायु सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने मिग 29 को बचाया, खुद को बचाया और पूरे एयरफोर्स को एक लेसन दिया। ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट जब साथ मिलते हैं तब कोई भी इम्पॉसिबल मिशन पॉसिबल बन सकता है। चैप्टर 13, एवरी चॉपर पायलट्स वर्स्ट नाइटमेयर, स्क्वाड्रन लीडर विकस पुरी। 12 मार्च 2016 की सुबह शिलोंग, मेघालय में बिल्कुल क्लियर थी। स्क्वाड्रन लीडर विकास पुरी और उनकी क्रू MI-17 हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहे थे। इस फ्लाइट पर उनके साथ VIP पैसेंजर्स भी थे। ईस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल हारी कुमार और उनका स्टाफ, जिनका डेस्टिनेशन था जीरो और अलोंग, अरुणाचल प्रदेश में दो न्यूली रिवाइव्ड एयर स्ट्रिप्स। उस दिन का कॉल साइन था ईस्टर्न एक। टेक ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर ने ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को पार करते हुए 4,500 फीट की हाइट ली। तभी कॉकपिट वार्निंग सिस्टम नताशा की आवाज गूंजी, सेव इस टैंक पंप फेल हुआ। इस अलर्ट को रूटीन टेक्निकल ग्लिच मानते हुए उन्होंने फ्लाइट कंटिन्यू रखी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड में हालात बदल गए। हेलीकॉप्टर ने कंट्रोल खो दिया और 13 टन का वो मी एक साथ अचानक हवा में से पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। इंजन डेड हो चुके थे, कॉकपिट के सारे सिस्टम बंद हो गए थे, राडार, ऑटो पायलट, यहां तक कि कंपास भी। अब एयरक्राफ्ट का कोई भी हिस्सा रिस्पॉन्सिव नहीं था। पुरी ने तुरंत कलेक्टिव लेवर नीचे किया, जिससे हेलीकॉप्टर ऑटो रोटेशन मोड में चला गया। मतलब अब रोटर सिर्फ हवा की ताकत से घूम रहा था, न कि इंजन से। ग्राउंड से सिर्फ 3,500 फीट ऊपर मार्शी लैंड और फ्लडेड पैडी फील्ड्स के ऊपर उड़ते हुए इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन कैप्टन ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला लिया। इंजन रिलाइट, ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक्टिवेट किया गया और 30 सबसे लंबे सेकंड्स में फर्स्ट इंजन सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया। कुछ ही मोमेंट्स में सेकंड इंजन भी चल पड़ा। हेलीकॉप्टर अब स्टेबलाइज्ड हो चुका था और उसने तेजपुर बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की। MI-17 के अंदर मौजूद एयर मार्शल और उनका स्टाफ इस मिराकल को देखकर तंग रह गए। पुरी और उनकी क्रू ने न सिर्फ 16 जिंदगियां बचाईं, बल्कि एक बहुत ही महंगी वॉर एसेट को भी सेफ रखा। यह इंसिडेंट सिर्फ एक टेक्निकल सक्सेस नहीं था, बल्कि इंडियन एयर फोर्स की रिगरस ट्रेनिंग और काम लीडरशिप का जीता जागता सबूत था। यह साबित करता है कि कभी-कभी एक पायलट के 12.2 सेकंड के फैसले पूरे देश का गौरव बचा सकते हैं। स्क्वाड्रन लीडर विकस पुरी को उनके इस अद्भुत साहस के लिए वायु सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया। उनकी लीडरशिप को आज भी इंडियन एयर फोर्स में टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल माना जाता है। चैप्टर 14, कुड टेस्ट द ब्लड ऑन माई फेस, विंग कमांडर गौराव बिक्रम सिंह चौहान। 19 फरवरी 2013 की रात पोखरान के ऊपर आसमान में विंग कमांडर गौरव चौहान और उनके को पायलट स्क्वाड्रन लीडर टमट्टा सुखोई Su-30 MKI में उड़ रहे थे। ये मिशन आयरन फिस्ट इवेंट की नाइट बॉम्बिंग रिहर्सल का हिस्सा था। एयरक्राफ्ट में 18 बम लगे हुए थे और वो अपनी तेज रफ्तार से डेजर्ट रेंज की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब फायर कमांड दिया गया, एक कैटेस्ट्रोफिक मालफंक्शन हुआ। बॉम्ब्स एयरक्राफ्ट से डिटैच होने से पहले ही डेटोनेट हो गए। एक जोरदार एक्सप्लोजन ने एयरक्राफ्ट का राइट विंग उड़ा दिया। कॉकपिट कनॉपी टूट गई और तेज शार्ड्स चौहान के चेहरे में धंस गए। वो कॉकपिट में पीछे वाली सीट पर थे और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। कॉकपिट में आग लग चुकी थी और Su-30 अनकंट्रोलेबली नीचे गिरने लगा। विंग कमांडर चौहान ने इजेक्ट करने की कई कोशिशें की, लेकिन एक्सट्रीम टर्बुलेंस की वजह से इजेक्शन हैंडल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। आखिरी कोशिश में जलते हुए कॉकपिट रेलिंग को पकड़कर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हैंडल खींचा और इजेक्ट हो पाए। सेकंड्स के अंदर दोनों पायलट्स ने पैराशूट्स डिप्लॉय किए और अंधेरे रेगिस्तान में नीचे गिरने लगे। लैंडिंग के वक्त चौहान को एक कुएं जैसी चीज दिखी और उन्हें लगा वो वहीं गिरने वाले हैं, लेकिन वो उनका ही पैराशूट का शैडो था। जब वो जमीन पर सेफली उतरे, उनके चेहरे से खून बह रहा था। बाएं हाथ में बर्न्स थे, लेकिन वो होश में थे।
उन्होंने अपनी सेल फोन की लाइट से रेस्क्यू चॉपर को सिग्नल दिया, जबकि उनकी पत्नी अवांटिका बार बार कॉल कर रही थी। आखिर उन्होंने कॉल उठाई और बस इतना कहा, मैं ठीक हूं, कृपया बुलावा बंद कर दें। हॉस्पिटल में ले जाते वक्त अवांटिका, जो उस समय 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, गौरव के स्ट्रेचर तक पहुंची। पूरे चेहरे पर ब्लड और बैंडेजेस के बीच उन्हें एक चीज साफ दिखी, वो मुस्कुरा रहे थे। क्रैश से ठीक पहले का पूरा सीक्वेंस एक ड्रोन ने रिकॉर्ड किया था। ब्लेजिंग राइट विंग, फायरी स्पाइरल और पैराशूट से गिरते हुए दोनों पायलट्स। ये फुटेज आज भी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक रेयर सर्वाइवल डॉक्यूमेंटेशन है। इंडियन एयरफोर्स ने विंग कमांडर गौरव चौहान को वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया। महीनों की रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें फिर से उड़ान भरने की अनुमति मिली। अवंतिका ने बताया कि जब गौरव को कॉकपिट में वापस जाने का मौका मिला, वो इतने एक्साइटेड थे जैसे पहली बार उड़ रहे हों। विंग कमांडर चौहान की ये कहानी सिर्फ एक फाइटर पायलट की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने मौत को छूकर भी हिम्मत नहीं खोई। कुड टेस्ट द ब्लड ऑन माई फेस, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वापसी की। जब हम इंडिया के मोस्ट फियरलेस जैसी कहानियां सुनते हैं, तो ये सिर्फ युद्ध, गोलियों या ऑपरेशंस की बात नहीं होती। ये होती है करेज, कमिटमेंट और कैरेक्टर की। इन वीर जवानों ने यह साबित कर दिया कि ब्रेवरी सिर्फ हथियार उठाने में नहीं, बल्कि हर उस पल में होती है जब आप डर के सामने खड़े रहते हैं, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट फियर। हर एक कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इम्पॉसिबल शब्द भी बेमानी हो जाता है। ये सोल्जर्स सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ते, ये हमारे लिए लड़ते हैं, ताकि हम शांति से सांस ले सकें। और उनका बलिदान हमें इंस्पायर करता है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट देने की कोशिश करें। लेट अस नॉट फॉरगेट, ये सिर्फ नेम्स नहीं हैं, ये लेजेंड्स हैं, और इन्हें याद रखना हमारा फर्ज है। जय हिंद।